आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14.34। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कहता है। कह रहा गिवन द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए, ठीक है। कहता है फाइंड द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इफ अ सैंपल ऑफ 3 नंबर्स इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दी है। क्या है क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुझे एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। यानी ये जो दो कॉलम्स हैं ये मुझे दिए हुए हैं और ये क्या है? ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब ये है कि 1 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, 4 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज है, इनकी प्रोबेबिलिटीज है। यानी 1 कितनी दफा आ रहा है, 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 कितनी दफा आ रहा है, टोटल कितने हैं, यानी टोटल ने बता दिया। टोटल सैंपल जो है ना वो 7 है, ठीक है। उनमें से हर एक कितनी दफा आ रहा है वो उसने लिख देते, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ये एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। फ्रीक्वेंसी तब होती ना कि जब सिर्फ 1 होता, जब सिर्फ 3 होता, जस्ट 2, जस्ट 1 होता, तो वो फ्रीक्वेंसी होती। जब लिखा हो ना एफ ऑफ एक्स, अब इसको पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। आप आसानी के लिए अगर इसको ऐसे लिख दो ना पी ऑफ एक्स, फिर भी आपको समझ आएगी, यानी एक्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दो कॉलम मुझे दिए हुए हैं। कहता क्या है? कहता है कि क्या फाइंड करें? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, ठीक है। दी क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड क्या करनी है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। किस साइज की? इफ अ सैंपल ऑफ 3, यानी किस साइज की? 3 साइज की जो सैंपल है वो उसका साइज क्या है? 3 है। इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट। और कौन सा प्रोसीजर यूज करना है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। यहां तक तो ये हो गया कि हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो अब देखो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए मेरे पास होने चाहिए सैंपल्स, और सैंपल तभी ड्रा होंगे जब मेरे पास होगी पॉपुलेशन। ना मेरे पास पॉपुलेशन है तो पहले तो देखूंगा मेरे पास पॉपुलेशन क्या है। ये जो स्टेप है बाद में समझाता हूं, वापस चलते रहो। तो देखो दी पॉपुलेशन वैल्यूज क्या होंगी। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल रहे होते हैं? यानी जितने किसी के आने, यानी जितनी दफा है डिवाइडिंग बाय टोटल ऐसी होता है ना, हम वो चैप्टर 6 में पढ़ा था, फेवरेबल एटम डिवाइडिंग बाय टोटल एटम। तो अब देखो ये ऐसे मुझे दे दिया, ये मुझे ये समझ आ रही है कि ये 1 जो है 1 टाइम आया है और टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 7 है। ये 2 जो ये 3 टाइम्स आया है, कितनों में से? 7 में से। ये 3 जो ये 2 टाइम्स आया है, कितनों में से? 7 में से। ऐसे 4 जो है 1 टाइम्स आया है, कितनों में से? 7 में से। तो मैंने लिख दिया कि 1 एक दफा है, 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 4 1 टाइम्स है। अगर सबको गिनूं तो क्या बन रहा है? 7 ही बन रहा है। 7 बन रहा है ना। अब हम सैंपल साइज क्या है? 3। और कौन सा प्रोसीजर है? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला क्या है सैंपल्स का? के एन सी एन, यही फार्मूला है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? 7C3 क्या हो गया? 35 हो गया, ठीक है। तो फिर अब आ जाओ, अब आप आसानी से आपको पता चल गया है कि 35 सैंपल्स होंगे और साइज क्या है? 3। अब ड्रा करते हैं इन्हीं में से 35 सैंपल ड्रा करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब आपने ध्यान में रखना है कि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो ये जब हो जाएगा तो फिर इसकी बारी आएगी, ये कंफ्यूज इसमें नहीं होना। तो ये बन जाएगा 1 2 2 हो गया, फिर इस 2 की बारी खत्म, फिर 1 2 2 ये भी हो गया, फिर 1 2 3, फिर ऐसे ही करते करते देखिए 1 2 2 1 2 2 1 2 3, ऐसे ही आपने सारे 35 सैंपल ड्रा कर लेने। सैंपल ड्रा करना उम्मीद है आपको आ गया होगा अच्छे से, मतलब इशू नहीं है ना, ड्रा कर सकते हो। तभी ड्रा होंगे जब आप प्रैक्टिस कर सकोगे। जी नहीं नहीं नहीं, पेपर में सारे करने हैं। यहां पर मैंने ये डाटा डिस्प्ले डाल दिया है कि आप खुद करो। अब आपको ये बनाना आता है, मैं इसको लिखता रहूं तो क्लास ही एंड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आपको सारा तरीका पता है। इनका मीन ये हो गया, इनका मीन सर ये मैंने फ्रैक्शन में लेके आप पॉइंट में लिख दो। 2 + 2 4 5 5 डिवाइडिंग बाय 3, इधर भी 5 डिवाइडिंग बाय 3, इधर 6 डिवाइडिंग बाय 3, जो भी आते जाते हैं वो लिखते जाओ। फिर उसके बाद हम क्या करते होते हैं? अब इनकी यानी ये तो मेरे पास सैंपल्स हो गया ना, उनका मीन निकाल लिया। ये असल में क्या होती है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यही होती है ना। अब देख एक्स यानी एक्स बार जो सैंपल मीन है वो सारे लिख दिए। ये कितनी दफा आया वो लिख देना, ये कितनी दफा आया वो लिख देना, ये कितनी दफा है वो, ये सारा।
फिर इसके साथ एफ के साथ एक्स बार मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कॉलम किस लिए बना रहे होते हैं? मीन निकालने के लिए। और ये कॉलम किस लिए बना रहे होते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। किसके लिए? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। तो आपको इसका फार्मूला पता है, मीन कैसे निकलता है, आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझ आ चुकी है कि पॉपुलेशन मीन कैसे निकलेगा, सॉरी सैंपल मीन कैसे निकलेगा, समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बाय समेशन एफ, ठीक है। और ऐसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की कैसे निकलेगी, समेशन एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एफ होता है ना, तो माइनस समेशन, बल्कि ये सॉरी वो होता है, मैं उल्टा लिख रहा हूं, बल्कि देखें ये आपके पास ये हमने सारा कर लिया ना, तो देखिए समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो अब आप इससे वो निकाल लोगे, यहां तक तो हो गया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज द वेरिएंस ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर विद द पॉपुलेशन वेरिएंस। कहता है जो सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है उसको हम पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपलिंग का जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जो विद रिप्लेसमेंट में ये चीज नहीं होती, ठीक है। तो अब आपने ये कंपेयर करना है, तो इसके लिए फिर मुझे लाजमी क्या ढूंढना है, सिग्मा का स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस भी ढूंढना है। तो पॉपुलेशन के वेरिएंस ढूंढने के लिए देखें, इसके लिए फिर मुझे क्या चाहिए था, मुझे दोबारा से चीजें बनानी थी। ये कॉलम किसके लिए बनाया, मीन के लिए, और ये किस लिए बना लिया, वेरिएंस के लिए। तो देखिए वेरिएंस निकल आया इन सब का, यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाई ये, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाई ये, 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया। इन तमाम का सम किया तो 47/7 आ गया। तो 47/7 माइनस 17/7 होल का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.8147। जब आप ये निकालोगे ना सैंपलिंग का, इसको सॉल्व करोगे ना, तो वो भी क्या आएगा, 0.8147 ही आएगा, ठीक है, समझ आई। तो जब इधर पुटिंग करोगे ना, सिग्मा स्क्वायर की जगह ये पुट करोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे ना, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा ना, इसका मैं भी इसका आंसर चेक कर लेता हूं क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.1813, इसका आंसर आ रहा है 0.1813, ठीक है। अब आप ना सिग्मा स्क्वायर की जगह 0.8147 पुट करें, और यहां पर n की वैल्यू 7 3 7 माइनस 1 3, और इसको सॉल्व करें ना, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर यही ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। चले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जवाब इसको ऑफ कर दो जी बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर और आपके तकरीबन क्वेश्चन नंबर 38 और इससे रिलेटेड जो है ना 39 भी तकरीबन थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, और 40 41 ये जो क्वेश्चन आपके हैं ना, और 42 भी, ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये सारे आपके ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है ना 3rd ईयर का, और ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है ना 2nd ईयर का, उससे रिलेटेड है। तो आपको इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं समझाता हूं, बाकी इसको अच्छे से समझने के लिए ना आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरी चैनल पर 2nd ईयर के चैप्टर 10 के नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सारा बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब देखें, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is equal to 100 is taken from a population having a mean of 20 and a standard deviation of 5. The shape of the population distribution is unknown. कहता है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है ना वो अननाउन है, ठीक है। अब मैं देख क्या दिया हुआ है, एक मुझे दिया हुआ है सैंपल जो है वो 100 है, जो सैंपल साइज है वो क्या है 100 है, जो पॉपुलेशन का मीन है वो क्या है 20 है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वो 5 है, वो क्या है 5। तो पहले पार्ट में मुझे कहता है कि बताएं व्हाट कैन यू से अबाउट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार। कहता बताएं कि
ये जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सैंपल लिए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो किसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अब आप देखें, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करे तो फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी किसको अप्रोच करेगी, नॉर्मल को ही करेगी ना। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी, यानी जब हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी कि अगर पॉपुलेशन जो है वो अप्रोच करे नॉर्मल को, तो जो उसमें से सैंपल उठाएंगे और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी किसको अप्रोच करेगी, नॉर्मल को। यही पढ़ा था। अब आप देखें, एक और चीज है, एक थ्योरम होता है सेंटर लिमिट थ्योरम, वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन उस पर अभी हमें डिस्कस नहीं किया, वो इंशाल्लाह कल पर उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। वो कहता है अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज हो, आपकी पॉपुलेशन क्या हो, लार्ज हो, तो कंफर्म है कि वो किसको अप्रोच करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्रोच करेगी। अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो जाता है या आपका जो सैंपल साइज है वो लार्ज हो जाता है, तो मतलब ये है कि वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, चाहे वो स्मॉल में किसी और को अप्रोच कर रही थी, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका साइज मैंने बढ़ाया वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। जैसे मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका साइज छोटा है, उसने सैंपल पिक किया और सैंपल जो था उसका साइज छोटा है, वो अप्रोच करती थी बाइनोमियल को, लेकिन जैसे ही मैंने इसके सैंपल का साइज बढ़ाया ना, वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। तो अब यहां पर अगर आप गौर करें कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल पिक हो रहा है 100 का, तो समझ जाओ कि पॉपुलेशन लाजमी बड़ी होगी, पॉपुलेशन लाजमी बड़ी होगी। एक और निशानी है कि जब आपका सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 हो, ग्रेटर देन क्या हो, 30 हो। आगे हमने बहुत डिटेल से पढ़ना है, चैप्टर 15, 16 में हमने बहुत दफा पढ़ना है कि जब हमारा ना सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 हो, क्या हो, यानी स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। कब, कि जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन क्या हो जाए, 30 हो जाए, तो वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल को। तो यहां पर तो साइज 100 है, तो मस्ट हो गया कि किसको अप्रोच कर रही है, नॉर्मल को। तो मैं लिख दे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार will be approximately normal as sample size as is large। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है find the probability that x bar will exceed 20.75। अब हूबहू सेम ऐसा ही क्वेश्चन होता है, वो आपके थर्ड ईयर के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर 9 में और ऐसे ही सेकंड ईयर के चैप्टर 10 में, यानी फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का। अब उसके लिए ना हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपके माइंड में आ जाए कि हमारे पास ना एक टेबल है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल होता है एक्स का, हम उसको कन्वर्ट करते हैं जेड में। किसको कन्वर्ट करते हैं, जेड में। जब जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाती है, फिर हम देख लेते हैं कि जेड के वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, वही हमारी प्रोबेबिलिटी आंसर होती है। अभी मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि एक्स वेरिएबल में से जेड वेरिएबल में जाने के लिए हमने, यानी पिछली क्लास में पढ़ा कि जेड इज इक्वल टू होता है एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा होता है। सर यहां पर जो आपने लिखा हुआ है सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट, यहां पर तो था सिर्फ सिग्मा। ये क्या फर्क है, जैसे भी आप जाकर अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना सेकंड ईयर की, तो उसमें मैंने जस्ट सिग्मा यूज किया हुआ है, और यहां पर एक्स बार भी नहीं है, जस्ट एक्स ही है, क्योंकि वहां पर हम काम कर रहे थे एक सिंगल वेरिएबल एक्स पर। यहां पर हम काम कर रहे हैं मीन पर। किस पर काम कर रहे हैं, और मीन भी कौन सा, सैंपल्स का मीन। किसका मीन, सैंपल्स का मीन। तो अब अगर आप गौर करो तो आप देखें कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सैंपल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एन स्क्वायर रूट के, इसी के बराबर होता है ना। और ऐसे ही अगर आप गौर करें तो मैंने कहा है कि सैंपल का जो मीन है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन के मीन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी यहां पर म्यू एक्स बार है, और मैं तो लिख देता हूं, ये ले लें, यानी असल में मैंने काम यह करना है एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा एक्स बार
और यहां पर भी म्यू एक्स बार। ये चीज बेटा साथ नोट करें। अच्छा, अब एक्स बार तो ठीक है, म्यू एक्स बार जो म्यू है वही म्यू एक्स बार है, यानी वो जो 20 है तो ये भी 20 है। यहां पर इशू है कि सिग्मा एक्स बार निकालना है, उसने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, उसने सैंपलिंग का नहीं दिया। पेपर में क्वेश्चन में आपने ये चीज नोट करनी है कि सैंपलिंग का दिया हुआ है कि पॉपुलेशन का दिया हुआ है। जब पॉपुलेशन का हुआ तो आपने उसको इस फार्मूले से कन्वर्ट करना है। मैंने इसलिए इसी ही की जगह पर ये ही लिख लिया कि आपको याद रहे कि आपके जो क्वेश्चन है ना फोर्थ ईयर में, उसमें ये तो है ही नहीं, उसमें आप यही लिखते रहो, यानी सॉरी उसमें ये नहीं है, उसमें यही आएगा। तो आप इसी को याद रख लो कि सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट। और अगर हो सकता है कि वो डायरेक्ट वो पॉपुलेशन का ना दे, स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपलिंग का दे दे, सैंपल का दे दे, फिर आपने एन स्क्वायर रूट नहीं करना, फिर डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लेनी। ये चीजें साथ नोट करते रहो। अच्छा, तो अब आ जाते हैं, अब जब x बार से z में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास फार्मूला है, म्यू एक्स बार हो गया 20, सिग्मा हो गया 5, n हो गया 100, ये हो गया। अब उसने क्या कहा है, कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि x बार जो है वो एक्सीड ना करे, यानी वो एक्सीड करे, सॉरी x बार विल एक्सीड, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जिसमें x बार जो है ना, यानी जो मीन है ना, वो 20.75 से एक्सीड कर जाए, यानी ग्रेटर हो जाए। एक्सीड का मतलब है बढ़ जाना, ठीक है। तो असल में मैंने ढूंढना क्या है, मैंने ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार ग्रेटर देन 20.75, ठीक है। तो अब इसके लिए अब आपने क्या करना है, x बार की जगह यहां पर वैल्यू पुट की 20.75 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर क्या आ गया 1.5, यानी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 20.75 इज इक्वल टू किसके हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5 के। अब ये देखो, ये नॉर्मल कर्व, इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। इसमें ना z का जो मीन होता है ना वो 0 ही होता है, z का मीन क्या होता है, 0 ही होता है। अब 1.5 से बड़ा ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इसका तरीका होता है कि आपने फिर 0.5 में से ना 1.5 की जो प्रोबेबिलिटी उसको माइनस करना है। सर 1.5 की प्रोबेबिलिटी किधर से निकलेगी, तो आप अपनी बुक खोलें और आ जाए पेज नंबर 545 पर। आपकी बुक के पेज नंबर 545 पर आप देखें तो आपको एक टेबल मिलेगा, एरिया फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पेज 545, 5 एंड में बेटा, एंड में देखो 545 पर ना आ जाओ, 545 और आगे 545 हो, इससे पीछे एक पेज और करो। ये क्या लिखा हुआ है, दिस एरिया फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। अब इसमें आपका जो पहला कॉलम है ना z, जो z की वैल्यू है, इसके नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ तो आपको मिलेगा 1.5 मिला। अब देखो असल में होता क्या है कि अगर मेरे पास ना 4 वैल्यू होती, ऐसे लिखा होता 0 यानी 0.43, तो फिर मैं 0.4 के सामने 3 के कॉलम में देखता, लेकिन अब सिर्फ मेरे पास क्या है 1.5, तो 1.5 के सामने 0 के कॉलम में देखो क्या वैल्यू आती है, जैसे आप लॉग टेबल देखा करते थे, 1.5 के सामने 0 वाले कॉलम में देखो तो क्या आ रहा है 0.4332 आया ना, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1.5 पर आंसर क्या आ रहा है 0.4332। और ये 0.5 क्यों करते हैं ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि 0.5 में से इसके आंसर को माइनस कर देना है, जब ग्रेटर देन हो ये वाला एरिया कवर करना, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बात उधरी होगी कि जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ, ये आपको चीज अच्छे से नहीं आने लगी, तो उसको रिवाइज करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पर और उसको पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। कहता है इन ए लोकल एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एरिया द एवरेज वीट यील्ड इज नाउन टू बी 60 बुशेज पर एकड़ विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 बुशेज, ठीक है। अब यहां पर मुझे दे दिया है मीन, क्या दे दिया है 60, मीन क्या दे दिया है 60, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे दिया है 10, क्लियर है। कहता है रैंडम सैंपल्स ऑफ 64 एकड़, मुझे n क्या दे दिया है 64, एंड द वीट यील्ड रिकॉर्डेड
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 59 एंड 61? इन क्या प्रोबेबिलिटी है 59 और 61 के दरमियान लाई करे? सर ये मुझे पॉपुलेशन का मीन दिया है, किसका दिया है? सर आपने तो म्यू एक्स बार लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन जो हमारा निकला सेम ही निकलता है ना, इसलिए दोबारा फिर म्यू एक्स बार लिखता, इसी को म्यू एक्स बार लिख दिया। और ये सिग्मा पॉपुलेशन हो गया, ये एन आ गया, सेम वही है, वही फार्मूला जो उधर किया एक्स बार माइनस 60 सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट, और ये आ गया। अब बिटवीन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 59 लेस देन एक्स बार लेस देन 61, इन दोनों के दरमियान में। तो एक दफा मैं फॉर 59 के लिए z की वैल्यू निकालूंगा, एक दफा 61 के लिए z की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया मैंने, एक्स बार की जगह 59 माइनस 60 डिवाइडिंग बाय 1.25 यानी 10 डिवाइडिंग बाय 8 करो तो ये आता है, ये वैल्यू आ गई। दोबारा जब एक्स बार 61 पुट किया सॉल्व के तो ये वैल्यू आ गई। यानी अब इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, फिर 59 पर आंसर ये आया है और 61 पर आंसर ये आया। 0 से बैक पर माइनस की वैल्यू है, 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू। अब ये माइनस 0.80, ये 0.80। अब वही दोबारा से आप चेक करो कि 0.80 पर वैल्यू क्या आती है, चेक करो कि आपकी तसल्ली हो जाए। 0.8 के सामने 0 के कॉलम में वैल्यू यही आती है 0.2881। शाबाश। पॉइंट 80 के सामने यही वैल्यू आ रही है कि नहीं? हाँ देखो 0.8 के सामने 0 के कॉलम में, ठीक है आ रही ना। अब होता क्या है, देखें हमारा हमेशा याद रखें ये नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है। नॉर्मल कर्व क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड पर झुकाव और राइट हैंड साइड पर झुकाव इक्वल होता है। मतलब ये है कि अगर आप एक वैल्यू निकाल ली ना तो 0.80 पर जो प्रोबेबिलिटी है वही माइनस 0.80 पर भी वही प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे अगर 1.30 पर जो प्रोबेबिलिटी है ना वही माइनस 1.30 पर भी होगी। अब इनके दरमियान में ना तो फिर इसका हल ये होता है कि आपने इन दोनों के वैल्यू को क्या करना है? प्लस करना है। फिर इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अगर मैं उधर पीछे चले जाऊं ना तो समझो मुझे दोबारा से चैप्टर 9 पढ़ाना पड़ेगा या आपको सेकंड ईयर का चैप्टर 10 पढ़ाना पड़ेगा। तो वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इतना करो कि उसको देख लो। तो ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14.37 पर। कहता है द हाइट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 68.5 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2.7 इंचेस। अब देखो पॉपुलेशन कितनी दे दी है? 1000। पॉपुलेशन का मीन कितना दे दिया है? 68.5। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे दिया है? 2.7। करना क्या है? कहते हैं 200 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 25। अब जो n होता है ना ये हमारा साइज होता है, वो जो 200 दिया हुआ है ना वो सैंपल्स हैं जो हम ड्रा कर रहे होते हैं कि 221 1133। वो जो सैंपल्स हैं वो 200 हैं और उनका जो साइज था ना वो कितना था? 25। n कितना आ गया? 25। क्लियर है? फिर are drawn from this population and the means recorded to the nearest tenth of n inches. Determine कहता मालूम करें the expected mean and standard deviation of the sampling distribution of the mean। कहता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकालो और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालो। और हमें दिया क्या हुआ है? पॉपुलेशन का डेटा। अब वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो बनानी नहीं है, इन्हीं को यूज करके निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट म्यू एक्स बार, जो मीन पॉपुलेशन का मीन है वही सैंपलिंग का भी होगा। ये तो निकल आया, मीन निकल आया सैंपलिंग का, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आई। अब देखो अब उस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि विदाउट है कि विद है, ऐसा जिक्र तो कुछ किया नहीं है। हमने दोनों ही ढूंढ ली, हमने दोनों ही ढूंढ ली। हमें पता है कि सैंपलिंग का स्टैंडर्ड डिविएशन का जो होता है वो इसके इक्वल होता है। सिग्मा तो दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, आंसर आ गया। ठीक है, फॉर विदाउट भी हमने कैलकुलेशन की, ये मेरे पास ये भी आ गया। क्लियर? इसमें तो इशू नहीं होगा ना। अब आ जाओ बी पार्ट पर। कहते हैं द नंबर ऑफ सैंपल डेट फॉल बिटवीन 67.9 एंड 69.2। दोबारा वहीं से इंक्लूसिव का मतलब यह है कि 67.9 भी शामिल है और 69.2 भी शामिल है। ठीक है,
इधर इसलिए बस आपने इधर इक्वल ये कर देना और कुछ भी नहीं, इधर ये कर देना, ठीक है। इंक्लूसिव है तो ये शामिल है। आगे वही है, देखो एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा एक्स बार। अब सर आपने सिग्मा एक्स बार क्यों लिखा, कोई मुझे बताएगा? बताओ शाबाश। इधर तो मैं सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट लिखता रहा, उधर क्यों सिग्मा एक्स बार लिख दिया? हाँ जी, तो इधर तो सिग्मा दिया हुआ है ना, फिर मैंने यहां पे सिग्मा एक्स बार क्यों लिखा? सिग्मा बाय एन स्क्वायर रूट भी तो लिख सकता था ना। सेम नहीं है, इसलिए लिख लिया आसानी के लिए कि अब मैं सिग्मा एक्स बार निकाल चुका हूं, तो फिर मैं क्यों अपनी कैलकुलेशन ज्यादा करूं, यहां पे लिखूं सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट और कोई थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल करूं, यार निकाल चुका हूं, वही लिख लो। सर अगर हम ना लिखें और हम यही लिखें तो लिखो, फिर आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 2.7 डिवाइडिंग बाय 25 का स्क्वायर रूट, फिर भी यही आएगा, फिर भी समझ आई? अब देखिए यहां पर अगर ना इसकी जगह ऐसे लिख दो एक्स बार माइनस म्यू अवर सिग्मा अवर एन का स्क्वायर रूट, तो यही आएगा, ये यहां से नहीं निकला सिग्मा बाय एन का स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स बार, तो ये मैं निकाल चुका था ना, तो फिर मैं क्यों खिचड़ी बनाता, वो लिख लिया। सर अगर हम नहीं लिखे वो लिखे, देखो ठीक होगा, ठीक है। तो अब देखें बेटा, अब आपको सारा मेरे ख्याल में तरीका आता होगा, ये फार्मूला है, एक दफा 67.9 के लिए सॉल्व किया, फिर दोबारा 69.2 के लिए सॉल्व किया, फिर मेरे पास देखें 0 से इधर माइनस 1.11 इधर, और कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब की बार फिर वही 1.1 के सामने 1 के सामने चेक करो तो आएगा 0.3665, 1.1 के सामने 1 में, ठीक है। और ऐसे ही दोबारा 1.3 के सामने 0 में चेक करो तो यही आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया, ठीक है। समझ आया कि नहीं? क्या टाइम है? बस चलें फिर, अब इतना ही काफी है।